गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक हमने क्लियर किया मैटर का क्लासिफिकेशन, है ना। और क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो उनके मेनली टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर, है ना। तो प्योर सब्सटेंस के भी आपको टू टाइप्स दिए हुए थे। कौन से वाले टू टाइप्स थे? तो फर्स्ट हमारा था एलिमेंट एंड सेकंड वन था हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमने किसको बोला था कि जो एक ही एटम में से बने हो, है ना। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था H2, O2, P4, S8, वो सारे एलिमेंट है और वो जनरली एक ही एटम में से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स वो होता है जो एक से ज़्यादा और डिफरेंट एटम से बने हो, एक से ज़्यादा डिफरेंट एटम से बने हो। जैसे कि H2O, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे जो कंपाउंड है मतलब वो जो है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो देखो HCl मतलब 1H 1Cl, दोनों डिफरेंट एटम और मिलके एक कंपाउंड बना है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, HCl। सो डिफरेंट एटम से बने थे, इसलिए हमने क्या लिखा? उसको कंपाउंड्स लिखा था, है ना। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स तो मिक्सचर। तो मिक्सचर टू टाइप्स के थे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में मैंने क्या बोला था? होमो का मतलब होता है सेम, है ना, और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ओके। तो देखो दोनों थे तो मिक्सचर ही। तो मिक्सचर के लिए मैंने क्या बोला था? एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड वो तो मिक्स हुए होंगे, ठीक है। मतलब दोनों में होमोजीनियस हो या हेटेरोजीनियस हो, उसमें एक से ज़्यादा वैरायटी वाले कंपाउंड मिक्स हुए होंगे। लेकिन वो मिक्सचर को अगर होमोजीनियस है तो उसको ही हम देख के नहीं बता सकते कि ये दो कंपाउंड मिक्स हुए हुए, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया था कि पानी में आप शुगर या नमक डाल दो, उसको पूरी तरह से घोल दो तो आपको देखने में पूरा कैसा दिखेगा? एक जैसा ही लगेगा, है ना। जिसके हमने कैसे बोला था? उसको होमोजीनियस। और उसको फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल सेपरेशन से हम सेपरेट नहीं कर रहे थे, है ना। जैसे कि आपने एक बार नमक उसमें डाल दिया, पूरा डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद हम इजीली ऐसे हाथ से भून के उसको अलग नहीं कर सकते। नमक को कर सकते हैं? नहीं, मतलब उसको फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे थे हम, इसीलिए हमने क्या बोला था? उसको होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस में क्या था फ्रेंड्स? कि वो मिक्स हुए लेकिन हम उसको फिजिकल सेपरेशन से इजीली सेपरेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो हेटेरोजीनियस था। तो वो सब क्लियर है, ओके। तो वो टॉपिक हमें याद रखना है। उसके बाद एक बात कर ले फ्रेंड्स दूसरी, कि आपने सुना होगा कि थोड़ा बहुत हमारा सिलेबस रिड्यूस कर लिया है ना। तो देखो वैसे अगर आपको तो अच्छा ही लगता होगा कि चलो सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना, तो काफ़ी सारा थोड़ा बहुत शायद 30% जितना कम कर लिया है तो उतना आपको कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखो जिनको अच्छा पढ़ना है, मतलब आगे JEE नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सब कुछ रेडी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमें ज़रूरी लग रहा है वो हम इधर पढ़ाने भी वाला है सब कुछ, चाहे उन्हें रिड्यूस किया हो ना किया हो, ठीक है। आपको सब कुछ स्टडी करना है, ओके फ्रेंड्स। चलो तो आगे वाले आज का जो टॉपिक है हमारा, हेडिंग एक बार देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स मैटर की, तो देखो डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं ना। और मैटर की अगर हम प्रॉपर्टीज बात करें फ्रेंड्स, तो मेनली अगर उसको डिफाइन किया जाता है तो टू टाइप से। एक होती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कोई भी मैटर हो चाहे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो चीज़ों से डिफाइन होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, पहले वो समझ लो। मैं आपको ये बोलूं कि ये व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है उसकी मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बताओ, तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। मैं आपको बोलूं कि आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो पहले हम वर्ड समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई भी हो, चाहे मैटर कोई या कोई आगे जो भी आप पढ़ने वाले हो, या केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या, ठीक है।
तो देखो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हम बोल सकते हैं कि मुझे किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना है ना, जैसे कि ये बोर्ड है और बोर्ड का मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, तो वो ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि ये जो चीज है या ये बोर्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसमें कोई किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। मैंने हमेशा बोला है कि ज्यादातर एग्जाम्पल पे ध्यान दो, तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बात करूं कि मुझे इसका कलर है ना, मुझे इसका कलर देखना है, मतलब कि बोर्ड है उनका कलर कैसा है, तो मैं इसको देख के बता दूंगा कि हाँ व्हाइट कलर है ना, मतलब कि मुझे ये कलर फाइंड करने के लिए इसमें किसी भी टाइप का मुझे चेंज नहीं लाना पड़ा नहीं। ओके, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस लाए बिना हम अगर उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मुझे अगर किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना हो और वो ऑब्जर्वेशन में वो जो चीज है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जांपल लिया मैंने, कलर, कि मुझे बोर्ड का कलर क्या है वो फाइंड किया, तो मैं देख के बता दूंगा ना, मुझे इसके लिए बोर्ड को कोई छूना भी नहीं पड़ेगा या मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो मैं कलर को बोल सकता हूँ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल सकता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, जैसे कि कलर। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स तो ऑर्डर, है ना, खुशबू जो होती है, स्मेल हम लेते हैं ना। तो देखो, अगर आप कोई भी चीज की अगर आप खुशबू से बता दोगे कि हाँ ये चीज पक रही है, ये चीज बन रही है, उसके लिए हमें उसमें किसी भी टाइप का उसमें चेंजेस लाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि उसकी टोटली जो उसकी पहचान होती है ना, वो पहचान वो खो ना दे, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि चलो उसके बाद मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकता हूँ फ्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ले सकते हैं हम। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूं H2O, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अगर मैं उसको हीट करूं, आपको मालूम ही है क्या होने वाला है, H2O से लिक्विड बनने वाला है, वो हमने आगे भी बात की हुई है ना। तो H2O सॉलिड यानी कि I से अगर मैं उसको हीट कर रहा हूं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद H2O लिक्विड है, अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर मैं हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैसियस में। देखो मैंने यहाँ पर भी H2O लिखा, यहाँ पर भी H2O लिखा, हाँ उसकी फिजिकल स्टेट जो थी लिक्विड और गैसियस वो चेंज हुई है, लेकिन क्या H2O में से कोई और ही आपका कंपाउंड बन गया है, तो नहीं। यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, फिर क्या बोला हमने, कलर, ये सारी चीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें डिफाइन करने के लिए उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं लाना पड़ता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके फ्रेंड्स, चलो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ऑब्वियसली आपको उसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हमें डिफाइन करना है कि ये क्या है, तो उसके लिए हमें उसमें केमिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं लाना पड़ रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, तभी हम उसको समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है प्रोसेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिखूँ एसिड की हम बात करें, मैं आपको बताऊँ कोई कंपाउंड देखे कि एसिड है, लेकिन ये एसिड है वो हम कैसे मालूम करेंगे, तो आप मुझे बोलोगे कि सर वो तो मैं चख के भी बता सकता हूँ, क्योंकि एसिड हमने पढ़ा था, एसिड तो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो क्या अगर मैं आपको प्योर एसिड दे दूं फ्रेंड्स, कंसंट्रेट एसिड जैसे कि HCl, तो क्या आप उसको टेस्ट कर पाओगे, मुंह जल जाएगा आपका। मतलब कि आप एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते, है ना, वरना टेस्ट करने के बाद आप बताने के लायक ही नहीं रहोगे कि ऐसा टेस्ट था, है ना, क्योंकि आपकी जुबानी नहीं रहेगी। तो मतलब एसिड हो
तो आप उसको टेस्ट करके नहीं बता पा रहे। हाँ होता है खट्टा टेस्ट, लेकिन हम कर तो नहीं पा रहे हैं ना टेस्ट, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था वो बात सही है कि खट्टे होते हैं उस टेस्ट में, लेकिन हमें ऐसे टेस्ट करना नहीं होता है। ओके, तो अगर मुझे वो एसिड है वो कंफर्म करना है तो कैसे करेंगे हम? तो याद करो बच्चों, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई एसिड है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल पे ले रहा हूँ HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो एसिड है वो मुझे फाइंड करेंगे एसिड है या नहीं है, तो मैं अगर उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा लूँ, यहाँ NaOH हमारा क्या है? बेस है। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड कि एसिड और बेस दोनों जब भी रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। पढ़ा है आपने, 10th में पढ़ा होगा, याद करो। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ NaCl, ये Na और ये Cl। देखो एक चीज और होती है, समझ लो, H प्लस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है, Na प्लस आयन होता है और OH माइनस होता है। तो ये वाला प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा में NaCl, जो क्या होता है? सॉल्ट होता है, प्लस फ्रेंड दूसरा क्या बनेगा? H और OH, यानी कि 2H यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन H2O। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट NaCl, नमक क्या होता है? सॉल्ट ही तो होता है। तो NaCl हमें सॉल्ट मिला और H2O वाटर, ठीक है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो अगर वो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है तो फाइनल है कि ये जो हमने कंपाउंड लिया था वो हमारा क्या है? एसिड है, ठीक है। तो एसिड अगर बेस, हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा लो, ये एसिड है कि नहीं ये हमें फाइंड करना है, तो किसी बेस के साथ रिएक्शन कर लो। अगर आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है तो समझ लो कि हाँ हमने जो कंपाउंड लिया था वो क्या है? एसिड है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज देखो, HCl का मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया क्या, उसके बाद यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिली है वहां कई बार भी आपको HCl दिख रहा है? तो नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी कि मुझे ये फाइंड करना था कि एसिड है कि नहीं, उसके लिए अब एसिड बचा ही नहीं है, ठीक है। उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? ये चेंज हो गई, ठीक है। जबकि ये बॉर्ड की मैंने कलर की बात की थी, ये बॉर्ड के कलर के लिए क्या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा था? ये बॉर्ड भी वैसा ही रहा, उसका कलर भी वैसा ही रहा, फिर भी हमने फाइंड कर लिया कि हाँ ये व्हाइट बॉर्ड है ना। तो उसमें उसको क्या बोला था? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसमें केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तभी हम उसको फाइंड कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। क्लियर है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन मैं पर्टिकुलर लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ? एसिडिटी जैसे हो या बेसिसिटी। अगर आपको कोई बेस है या नहीं वो फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं हम। एसिड के साथ रिएक्शन करवा लो, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है तो वो बेस है, ठीक है। तो एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहले वर्ड्स पे ध्यान दो, ओके, समझ में तो आ गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी टाइप के चेंजेस लाए बिना अगर हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तब उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें केमिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, तभी हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले टॉपिक देख लो, बहुत ईजी। वैसे नॉर्मली आपने शायद ये 10th में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या लिखा मैंने? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फ्रेंड्स जनरली आप देखो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे देखो ये रूम की लेंथ मुझे या ये बोर्ड की लेंथ कितनी है वो मुझे मालूम करनी है, तो क्या मुझे लेंथ मालूम करने के लिए क्या इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस लाना पड़ेगा? नहीं। अगर मेरे पास कोई एग्जैक्टली मेजरमेंट है तो मैं इससे कर पाऊंगा, है ना, कि कितना इसका, कितनी इसकी इतनी लेंथ होती है, ठीक है। तो जनरली क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट होते हैं। इसके होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ज़्यादातर मेजरमेंट होते हैं। और वो मेजरमेंट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, पहले क्या था कि देखो यहाँ हम इंडिया की बात करें, जैसे कि मैं किसी चीज़ को अगर मुझे डिफाइन करना हो कि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 5 आटा लेके आ, 5 आटा। अब 5 आटा क्या होता है? 5 kg, 5 ग्राम, एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा ना, बाकी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा बोलूं कि 5 मिल्क लेके आ, तो 5 मिल्क क्या? 5 लीटर मिल्क या 5 थैली वो जो होती है वो लानी है, क्या ला? एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं चलेगा। तो उसके पीछे उसका यूनिट लगाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर यूनिट नहीं है हमारे पास तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे ना कि ये कितना हमें मेजर करे या कितना हमें बता रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है।
तो किसी भी चीज़ के लिए पीछे यूनिट लिखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था, जनरली दो सिस्टम होती थी, फर्स्ट वन इज इंग्लिश सिस्टम और दूसरी होती थी मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम इतनी ज़्यादा मतलब बोल सकते हो ना कि अच्छी वाली नहीं हुई, लेकिन मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो 18th सेंचुरी में हमें प्रॉपरली जो उसकी यूनिट चाहिए वो मिले, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं। वो सब आपको मालूम है। देखो ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में भी ज़्यादातर पढ़ी, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे। वहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी आप ऑलरेडी 10th में भी शायद पढ़े होंगे, तो ये बहुत बार आ गया, याद रखना है सबको, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अगर ये मेनली आपको यूनिट्स जो आपको दिए हुए 7 वो समझ में आ रहा है, तो उसी से दूसरे कन्वर्ट करके आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी आपको सर ने पढ़ाया है, और यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये यूनिट्स की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है वो समझ लो पहले। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि किसी चीज़ के पास यूनिट ही नहीं है, पीछे क्या लिखा है, तो हमें कुछ पहले तो मालूम ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो, क्या मंगा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 5 आटा, अब 5 आटा क्या होता है, 5 kg, 5 ग्राम, क्या लाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पीछे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो और चीज़ क्या कि पहले यूनिट भी हमने दे दिए, डिफरेंट यूनिट थे सबने। जैसे कि इंडिया में हम किलोग्राम केजी यूज़ कर रहे थे, दूसरी कोई कंट्री में उसके लिए वेट के लिए कोई और मेजरमेंट था। तो क्या होता था, अब बिजनेस तो हर जगह होते हैं, मतलब कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ भी बेचते, वहाँ से कुछ चीज़ें हम यहाँ भी खरीदते। तो एग्जैक्टली अगर मेजरमेंट है नहीं सब कंट्रीज़ के पास जो सेम होने चाहिए, वो अगर एग्जैक्टली नहीं है तो वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे, वो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। जैसे कि हमने उनको 100 kg कुछ दिया है, तो यहाँ पर हम केजी में दे रहे हैं, किलोग्राम में, वहाँ पर वो कोई और ही मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कैसे करना है। तो उसको समझने के लिए क्या किया कि सारे वर्ल्ड वाइज एक ही यूनिट को हमने क्या कर लिया, रख लिया। जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, SI यूनिट्स, जिसको सारी कंट्रीज ने एक ही तरफ से उसको यूज किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है मेनली 7 है, ठीक है, उसके हिसाब से बाकी के जो होते हैं वो फाइंड किए जाते हैं। तो क्या लिखा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, क्या दी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ दी हुई फ्रेंड्स। तो अगर किसी भी चीज़ की हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो जनरली हम किस में फाइंड करते हैं, तो मीटर में करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सिंबल फॉर क्वांटिटी का दिया हुआ है, लेंथ का सिंबल क्या है, L लिखते हैं, स्मॉल l, और उसका यूनिट जो होता है क्या होता है, मीटर। यानी कि लेंथ जनरली किसमें मापी जाएगी, तो मीटर में, और मीटर की जो सिंबल होती है वो क्या होता है, स्मॉल m, ओके। तो लेंथ मीटर में मेजरमेंट होगा। मास, किसी भी चीज़ का वेट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सिंबल उसका है स्मॉल m, उसका यूनिट है किलोग्राम, केजी में हम उसको फाइंड कर दें, और सिंबल उसका क्या है, केजी। टाइम की बात करें तो टाइम के लिए उसका सिंबल T दिया हुआ है, हमेशा सेकंड जो सबसे उसका छोटा यूनिट है, ठीक है, ना मिनट ना आवर, हम उसको सेकंड में फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का टाइम, तो सेकंड उसका सिंबल है S। इलेक्ट्रिक करंट की बात की फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको सिंबल दिया हुआ है I, ठीक है। किसी भी जगह आप इलेक्ट्रिक करंट को आपको लिखना हो तो I से डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। और उसका यूनिट जो है वो एम्पियर, क्या है, एम्पियर, और उसका सिंबल है कैपिटल A। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, आपको क्वेश्चन होगा कि सर सीधा टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो वो जब ज़्यादा हम थर्मोडायनेमिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम बात करेंगे। अभी के लिए याद रख लो कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि अभी के लिए आप टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए T, उसको जनरली मेनली केल्विन में नापा जाता है, और उनका सिंबल होता है K, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम केल्विन यूज़ करें, कहीं और पर सेल्सियस यूज़ करें, तो मेन हर जगह पे एक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। तो मेनली कौन से सिस्टम है, SI यूनिट्स के हिसाब से हम हर जगह वही यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है वो फाइंड करना है ना, तो जनरली मोल में फाइंड किया जाता है केमिस्ट्री में, किसमें, मोल, और उसका सिंबल होता है N, और उसका यूनिट होता है मोल, और उनकी जो सिंबल होता है वो MOL होता है, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसको IV से लिखा जाता है, उसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और उसका जो सिंबल या यूनिट होती है वो यूनिट ऑफ सिंबल क्या है, तो
CD है, ठीक है। तो मेनली 7 आपको दिए हुए हैं, आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ गए हो आप, ठीक है, और 10th में भी, इसलिए ज़्यादा नहीं करें, लेकिन सबको याद रखने हैं, ये 7 यूनिट आपको याद रखने हैं, ताकि उसके बेसिस पे आप दूसरे जो यूनिट्स है वो आप इजीली उसमें कन्वर्ट कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है सबको। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि उसको ऐसा यूनिट बोला जाता है जो मेनली कितने हैं, 7 है, ठीक है। ये 18th सेंचुरी में फ्रांस से ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, फ्रांस में, ओके। उसके बाद ये पूरा हर जगह फॉलो किया जाता है, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं।